हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विज़न आईएएस के टेस्ट नंबर 18 का 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम लोग 41 से लेकर नेक्स्ट 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से आकलन के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन पर चर्चा करने वाले हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MEE कहा जाता है। मैनेजमेंट इफेक्टिव एग्जामिन बोलते हैं। रूपरेखा निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? MEE की रूपरेखा किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है विश्व संसाधन संस्थान, विश्व प्रकृति निधि, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IUCN बोलते हैं। IUCN ने प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार की है। इसमें क्या किया जाता है, विभिन्न जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु है, इनका प्रबंधन कितने बेहतर तरीका से किया जा रहा है, इन सभी का मूल्यांकन करता है यह। मान लीजिए कि भारत ने अपना प्रतिज्ञा ही रख लिया है कि जीव जंतुओं की रक्षा करने के 30x30 प्रोजेक्ट का नाम सुने होंगे। 30x30 पर काम करने के लिए तो 30 में से एक है 36% जैव विविधता की रक्षा। तो भारत इस क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है, इसके प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर देता है यह। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी क्षेत्र हैं और विश्व के और इसके अलावा अपने प्रतिज्ञाओं को निगरानी के अलावा विश्व में जितने भी वनों का नाश हो रहा है या फिर जीव जंतुओं का नाश हो रहा है, सब पर एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है यह MEE के तहत। हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है कैसा युग्म है जी, तो यहाँ पर दे रहा है रामसर स्थल और यहाँ पर दे रहा है राज्य, और क्या चुनना है जी, तो सही सुमेलित चयन करना है। सही समय का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा ऑप्शन नंबर है रंगनाथीरम तमिलनाडु, काबर ताल बिहार, रोपण हिमाचल प्रदेश या फिर पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है, यहाँ पर दे रहा ऑप्शन का तरीका क्या है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल और सभी 4 इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे तो रंगनाथ हिट्टू कहाँ पर है जी, तो ये है रंगनाथ हिट्टू। यहाँ पर दे रहा है तमिलनाडु। तो रंगनाथ हिट्टू तमिलनाडु नहीं, रंगनाथ हिट्टू जो है तमिलनाडु में नहीं बल्कि कर्नाटक में है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट नंबर गलती हो जाएगा। दूसरा नंबर है कांवरताल बिहार में है, तो एकदम सही है, कांवरताल बिहार में है, बेगूसराय जिला में है। जो कि कांवरताल का नाम सुने होंगे, गंगा नदी के गोखूर झील के रूप में यह निर्मित हुआ है। गोखूर झील आप लोग सुने होंगे। एकाएक नदियां जो है इस तरह से विसर्ग बनाती हैं और बाद में अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है, तो कुछ इस तरह का गोखूर गाय के खूर के समान जो निर्मित हो जाता है, जिसको गोखूर झील कहते हैं। तो वैसा ही कांवर झील भी एक गोखूर झील है, जिसको रामसर के स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, और वो है बिहार के बेगूसराय जिले में। यहाँ पर है रोपण हिमाचल प्रदेश। अब बताइए, तो रोपण का नाम तो आप लोगों ने कितना बार सुना होगा, क्या रोपण हिमाचल प्रदेश में है? रोपड़ तो पंजाब के क्षेत्र में है जी, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कैसे गलती हो जाएगा। तो इसका से पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश एकदम सही है। पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश में, अर्थात 2 और 4 सही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक और सही सुमेलित है या नहीं, इस पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है शीर्षक, उसके बाद यहाँ पर दे रहा है प्रजाति। राष्ट्रीय पशु कौन है जी, तो यहाँ पर दे रहा है शेर। इसके बाद राष्ट्रीय जलीय पशु कह रहा है गंगा नदी डॉल्फिन, और राष्ट्रीय विरासत पशु घोड़ा। यहाँ पर यहाँ पर राष्ट्रीय पशु जो दे रहा है, तो शेर दे रहा है, एकदम सरासर गलती है, शेर हो ही नहीं सकता। कौन सा है, तो बाघ है। 1 नंबर गलती हो गया। दूसरा नंबर दे रहा है राष्ट्रीय जलीय पशु, तो गंगा नदी डॉल्फिन एकदम सही है। तीसरा नंबर दे रहा है राष्ट्रीय विरासत पशु, और क्या दे रहा है, घोड़ा। तो ये सरासर गलती है, भारत का विरासत पशु कौन किया था, हाथी है, ना कि घोड़ा है। तो तीसरा नंबर भी गलती। और युग्म का तरीका क्या है, केवल 1, केवल 2 ऐसे करके दिया हुआ है। हम लोग कौन सा सही है, केवल दूसरा नंबर सही है, केवल 1 ऑप्शन सही है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, एक वन्य जीव अभयारण्य एक राष्ट्रीय उद्यान से किस प्रकार भिन्न है? यह भिन्नता देखना है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 है राष्ट्रीय उद्यान। सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं क्या ऐसा पूछा हुआ है, सही पूछा हुआ है फिर गलती, और ऑप्शन का तरीका क्या है। यहाँ पर पूछा हुआ है सही कथन, और ऑप्शन का तरीका है केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि 3 ठो ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही है। राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी पशुधन को चराने की अनुमति नहीं होगी। पशुधन को चराने की अनुमति नहीं होगी, जबकि अभयारण्य में चराई को विनियमित किया जा सकता है। यहाँ पर चराने की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद से है वन्य जीव अभयारण्यों को राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय उद्यानों को केवल केंद्र सरकार द्वारा ही अधिसूचित किया जा सकता है। उसके बाद से है कि किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश आवश्यक है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य के लिए यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर एकदम सही है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पशु को चराना एकदम अनुमति नहीं है, जबकि अभयारण्य में चराया जा सकता है। 1 नंबर सही है, लेकिन दूसरा नंबर सरासर गलती है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों अधिसूचित तो कर सकते हैं, ठीक है,
यहाँ तक तो ठीक है कि वन्य जीव अभयारण्यों को राज्य और केंद्र सरकार दोनों अधिसूचित कर सकते हैं। राज्य सरकारों को ज़्यादा जिम्मा होता है इसके अभयारण्यों को सूचित करने के लिए, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान केवल केंद्र सरकार का हो रहा है यहाँ पर। केवल जैसे ही आगे जौहर टपुरी आ चुका है, सतर्क हो जाना चाहिए। तो केवल के कारण केंद्र सरकार अधिसूचित करती है, तो एकदम सरासर गलती हो जाएगी। और थर्ड नंबर जो दे रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश चाहिए, लेकिन अभयारण्य के लिए नहीं, तो यह भी गलती हो जाएगी। इसके लिए अभयारण्य के लिए भी चाहिए, तो एक नंबर एकदम सही है, दूसरा तीसरा गलती है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन्यजीव संशोधन अधिनियम, वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2022 की अधिसूची 3 के अंतर्गत संरक्षित पादप प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां शामिल हैं? वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2002 के कौन सी प्रजाति शामिल है? यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। क्या दे रहा है? भारतीय चंदन, लाल वंदा, कुंठ, उसके बाद से पिचर प्लांट। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर ऑप्शन का तरीका क्या है? एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। यहाँ पर केवल 1 और 2, 2, 3 ऐसे एलिमिनेशन मेथड लगने वाला था, तो खुशी की बात है। कैसी एक भी हम लोग का गलती मिल गया तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा, कैसी सही बताना है। यहाँ पर जो दे रहा है कि वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2022 की अधिसूची 3 में शामिल है, तो यहाँ पर लाल वंदा तो शामिल है, कुंठ भी शामिल है, पीचर प्लांट भी शामिल है, लेकिन लाल चंदन शामिल नहीं है। तो 2, 3 और 4 सही है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं, क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। और ऑप्शन का तरीका क्या है? तो एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। तो कहाँ दिखाकर खुश होने के समान है, क्योंकि एक भी गलती सही मिल जाए तो हम लोग आंसर आसपास में मिल जाता है। देख लेते हैं इसमें, यहाँ पर तेरा डॉल्फिन की तरह डुगोंग भी सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं। और उसके बाद से डॉल्फिन के विपरीत जो है डुगोंग संगीतमय स्वरों जैसे सांस लेने की ध्वनियां छोड़ते हैं। और इसके बाद से सील के विपरीत डुगोंग कभी जमीन पर नहीं आते। डुगोंग सील जो है जमीन पर आ जाते हैं। एकदम तीनों के तीनों एकदम सही है, इसमें कोई ये नहीं है कि डॉल्फिन भी सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं। डॉल्फिन तो आप लोग देखते ही होंगे, सांस लेने के लिए ऊपर तक उछल कर चले जाते हैं। धीरे धीरे आते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऊपर भी उछल कर आते हैं। हमेशा फिल्म के सीन में दिखाई देता है। और डॉल्फिन के विपरीत डुगोंग जो है संगीतमय स्वर, जैसे एक सांस कोई व्यक्ति लेता है, शू शू की आवाज आता है, खूब तेज सांस लीजिएगा तो उसमें जो आवाज आता है, वैसे ही जो डॉल्फिन जो सांस लेती है तो उसमें से काफी तेज आवाज आता है, इसीलिए तो इसे शू शू की आवाज नाम आता है। इसीलिए इसका नाम साइंटिफिक नेम शू शू रख दिया गया। पीएसयू पीएसयू इसका साइंटिफिक नाम क्या है जी? तो गंगाई डॉल्फिन का साइंटिफिक नाम है शू शू। यहाँ पर सील के विपरीत डुगोंग जमीन पर नहीं आते। एकदम एकदम सही है। सील जो है जमीन पर भी आ जाते हैं और बाहर खड़े रहते हैं, और फिर से पानी में जाने के बाद पानी में तैरने लगते हैं और मछली खाने लगते हैं। जबकि डुगोंग जो है एकदम समुद्र में ही रहते हैं। समुद्री गाय डुगोंग को कहा जाता है, तो मतलब कि एक ही जगह पर आती है। तीनों के तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली पौधों की प्रजाति है? पौधों की कौन सी प्रजाति है? जिसे यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा अल्फा अल्फा, एमारैंथा, सोयाबीन, तिपतिया घास, मेपल, लेट्यूस। यहाँ पर कैसा दिया हुआ है जी? यहाँ पर अल्फा अल्फा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, उसके बाद से सोयाबीन भी करता है, तिपतिया घास भी करता है, लेकिन एमारैंथ, मेपल और लेट्यूस, ये तीनों के तीनों कोई नहीं करते। 1, 3, 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तीनों के तीनों ये करते हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किस संदर्भ में विचार करना था? विविधता के प्रकार और विशेषता। तो विविधता के प्रकार दे रहा अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। तो ये विविधता का एक सामान्य प्रकार है, जो कि सबसे कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा आते रहता है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इसको एकदम ध्यान से रखना जरूरी है। यहाँ पर दे रहा अल्फा विविधता, किसी विशिष्ट आवास या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, मतलब कि विशिष्ट आवास और पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर को कह रहा है कि अल्फा विविधता है। और इसके बाद से दे रहा है बीटा विविधता। बीटा विविधता क्षेत्र में कुल भूदृश्य विविधता है। बीटा विविधता में कुल भूदृश्य विविधता। और यहाँ पर दे रहा गामा में पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का परिवर्तन, प्रजातियों का परिवर्तन। यहाँ पर अल्फा विविधता तो एकदम सही है। जो एक विशिष्ट आवास क्षेत्र में जितने भी जीव रहते हैं, मान लीजिए कुत्तों को ही ले लीजिए, चाहे हाथी को ले लीजिए, सबसे बड़ा बढ़िया हो सकता है एलिफेंट। एलिफेंट का ही जितने भी हाथी हैं एक विशिष्ट आवास या पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। घास जंगल, ऐसे जंगल जहाँ पर घास प्रचुर मात्रा में हो, उनके लिए भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में हुए, और उनके रहने बैठने खाने के लिए जो पर्याप्त जगह है तो वे वहाँ पर रहते हैं। और जितने भी हाथी हैं सब के सब आसपास के कुछ क्षेत्रों में ही रहते हैं, और जो जहाँ पर भी वैसी परिस्थितियाँ होती है वहाँ पर हाथी चले जाते हैं। तो इसको अल्फा विविधता कहा जाता है, अर्थात एक जीव के विविधता को जो दिखाता है उसको अल्फा विविधता। लेकिन बीटा विविधता क्या कहलाता है? तो बीटा विविधता जो किसी परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाए। जैसे कि प्रारंभ में कौन थे? तो मैमथ मैमथ थे, लेकिन जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुआ, आगे जाकर मैमथ किस में बदल गए थे? हाथी में बदल गए। वर्तमान में हाथी। तो जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरह जो जीव बदल सकते हैं, तो उस तरह के प्रजातियों को समय समय पर बदल जाते हैं, तो उनको बीटा विविधता के अंतर्गत रखा जाता है। और गामा विविधता में एक भूदृश्य ले लीजिए, जैसे बायोम ही ले लीजिए। भूदृश्य किसको भूदृश्य को बायोम कहते हैं, तो बायोम ही ले लीजिए, और वहाँ पर जितने प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं, उन सभी को गामा विविधता के अंतर्गत एक सम्मिलित रूप में रखा जाता है।
अर्थात ई इससे मिलान है और ये इससे मैच है, दूसरा तीसरा दोनों का दोनों गलती हो जाएगा, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि सही कथन पूछा गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर कितनी पर्णपाती वृक्ष प्रजातियां हैं? पर्णपाती वृक्ष प्रजाति ऑप्शन नंबर है कटहल, तो इसको तो पर्णपाती के बारे में बताना है, उसका से महुआ, सागौन, भारतीय शीशम। तो ये तो एकदम प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल में आप लोग अगर गाँव में या फिर कहीं देखे होंगे तो ये आराम से बता सकते हैं कि जो है कटहल जो है यहाँ पर महुआ जो है कैसा है जी? तो ये पर्णपाती है, जिसको मधुका इंडिका बोलते हैं। उसके बाद से सागौन भी पर्णपाती है, ये पतझड़ के महीने में इनके पत्ते झड़ जाते हैं। भारतीय शीशम भी है तो इनके भी पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन कटहल के पत्ते कभी भी नहीं झड़ते। ये कहा है, तो एक सदाबहार वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 सही है, मतलब 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य पक्षियों के आधार पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्य पक्षियों के आधार पर विचार करना है, और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार कर लेना है। यहाँ पर दे रहा है रक्त तीतर, इस पर से दे रहा है सिक्किम, सारस क्रेन राजस्थान, ग्रेट हॉर्नबिल उत्तराखंड, ग्रेट फ्लेमिंगो गुजरात। यहाँ पर राज्य पक्षी के संदर्भ में कौन सी पक्षी कहाँ पर पाई जाती है, तो इसके संदर्भ में पूछा गया है। रक्त तीतर जो है सिक्किम में, तो एकदम सही है, रक्त तीतर सिक्किम में पाई जाती है। और दूसरा नंबर दे रहा है सारस क्रेन राजस्थान में। सारस क्रेन जो है राजस्थान में कौन दे रहा है, तो ये जो है ये गलती है, कैसे कि सारस क्रेन कहाँ की है जी? राजकीय पक्षी, तो सारस क्रेन यूपी की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उसके बाद से ग्रेट हॉर्नबिल दे रहा है उत्तराखंड, तो बताइए ग्रेट हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है जी? ये अरुणाचल प्रदेश, केरल, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है, ना कि उत्तराखंड का। तो तीसरा नंबर विकल्प ग्रेट फ्लेमिंगो दे रहा है, और कहाँ दे रहा है? तो गुजरात, तो ग्रेट फ्लेमिंगो गुजरात एकदम सही है, गुजरात की राष्ट्रीय पक्षी है। 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के संदर्भ में विचार करना है, और क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। इसका गठन गठन जो है आर्द्रभूमि नियम 2017 के तहत किया गया है। आर्द्रभूमि नियम 2017 के तहत किया गया, इसका नेतृत्व संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो है एक नंबर तो एकदम सही है, इसका गठन जो है राष्ट्रीय राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन आर्द्रभूमि नियम 2017 के तहत किया गया है। और दूसरा नंबर दे रहा है इसका नेतृत्व है संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा किया जाता है, एकदम सही है, क्योंकि इसका नेतृत्व जो है मुख्यमंत्रियों द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि राज्य पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। राज्य पर्यावरण, हर राज्य के एक पर्यावरण मंत्री होते हैं, तभी पर्यावरण मंत्री ही इसके अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलती है, 1 नंबर सही है, तो केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुद्री जीव भारतीय जल के लिए विशिष्ट है? कौन से समुद्री जीव जो है भारतीय जल के लिए विशिष्ट है? यहाँ पर क्या चुनना है जी? तो सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा ओलिव रिडले कछुआ, डुगोंग, हिंद महासागर हम्प बैक डॉल्फिन, गंगा शार्क। तो यहाँ पर जो है गंगा शार्क के संदर्भ में दे रहा है। चौथा नंबर गंगा शार्क जो दे रहा है, तो ये तो एकदम सही है, ये जो है भारतीय जल के लिए विशिष्ट है गंगा शार्क। लेकिन ओलिव रिडले तो प्रशांत महासागर से लेकर मतलब पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में फैले हुए हैं, ये कैसे हो जाएगा? डुगोंग जो है पूरे विश्व में पाई जाती है, विश्व के उष्णकटिबंधीय जलों में पाई जाती है। हिंद महासागरीय हम्प बैक डॉल्फिन जो है पूरे हिंद महासागरीय क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन गंगा शार्क सिर्फ भारत में पाई जाती है। यहाँ पर केवल 4, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 4 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जो हैं प्रवाल भित्तियों के लिए जाने जाते हैं? प्रवाल भित्तियों के लिए जाने जाते हैं, क्या चुनना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसका मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, पाक की खाड़ी। यहाँ पर जो है पाक की खाड़ी, यहाँ पर हम लोग का एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, लेकिन अगर सब सही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रवाल पाए जाते हैं, तो अंडमान और लक्षद्वीप का बहुत सारे द्वीप इसी से बने हुए हैं, प्रवालों से। मन्नार की खाड़ी में तो पाई ही जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी, लक्षद्वीप समूह में भी, पाक की खाड़ी में भी, अर्थात सब के जितने भी क्षेत्र हैं सब में प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है? बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण है, और क्या चुनना है जी? तो सही कथन का चयन करना है। बाह्य स्थानीय संरक्षण में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसके बाद से वनस्पति उद्यान, बागवानी उद्यान, बीज भंडार अभयारण्य। यहाँ पर जो होगा दूसरा नंबर एकदम सही है, वनस्पति उद्यान बाह्य स्थानीय। बाह्य स्थानीय कहते हैं किसको है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बाहर से लाकर पशुओं को रखा जाता है। एक तो होता है अंतः स्थानीय, जिसमें मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पशु रहते हैं वहीं पर उनको संरक्षण प्रदान करना, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे को वन क्षेत्र जिसको बोलते हैं वन, समुद्र, ये सभी का है जी। तो स्वस्थानीय है, स्वस्थानीय मतलब क्या होगा? जहाँ पर जो जीव है वहीं पर संरक्षण करने का प्रयास किया जाए। और वहीं पर बाह्य स्थानीय का क्या तात्पर्य है जी? तो बाह्य स्थानीय उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से जीवों को ले जाया जाता है
मान लीजिए कि ये छोटा सा जंगल है जहाँ पर सभी पेड़ कट चुके हैं, लेकिन बहुत सारे जीव जंतु, एक शेर है, हाथी है, घोड़ा है, बैल है, तो यहाँ बैल नहीं, या कोई भी जीव हो सकता है जिसको अब ये वन खत्म हो चुका है, तो इनको संरक्षण करना ज़रूरी है, तो इनको ले जाकर एक ऐसे स्थान पर रख दिया जाए, जहाँ पर उनका बेहतर तरीक़ा से देखभाल हो और वे वहीं पर रहे, तो इसको बाह्य स्थानीय कहेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, वनस्पति उद्यान जैसे लगा हो, तो ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, ये सभी बाह्य स्थानीय होते हैं, जहाँ पर विश्व के मतलब विभिन्न क्षेत्रों के वनस्पतियों, जीव-जंतुओं को लाकर रखा जाता है, विशेष तरीक़ा से संरक्षण किया जाता है, जैसा उनका माँग होता है वैसे संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर वनस्पति उद्यान हो जाएगा। उसके बाद से दे रहा है कि 5वां नंबर अभयारण्य, तो ये जो है, यह भी है, लेकिन सॉरी ये नहीं होगा, अभयारण्य तो अभी बताया यहाँ पर। बागवानी उद्यान, तो बागवानी कौन लगाता था? मानव लगाता है। ये भी तो एक वनस्पति उद्यान का हिस्सा माना जाएगा। बीज भंडार, तो बीज कौन रखता है? मानव रखता है। यहाँ पर यह भी बाह्य स्थानीय ही होगा। ये जो है स्वस्थानीय तो नहीं, यहाँ पर आंसर होगा, यह भी स्वस्थानीय है। यहाँ पर 2, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय रेलवे की नई शुरू की गई एआई आधारित प्रणाली दृष्टि के प्राथमिक उद्देश्य हैं? भारतीय रेलवे द्वारा एआई आधारित प्रणाली दृष्टि की शुरुआत की गई है, जिसका सब उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है जी? तो इसका उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यहाँ पर दे रहा है चेहरे की पहचान का उपयोग करके रेलवे स्टेशनों पर यात्री घनत्व की निगरानी करना। चेहरे की पहचान का उपयोग करके रेलवे स्टेशनों पर यात्री घनत्व की निगरानी किया जाता है। उसके बाद से दे रहा है मालगाड़ी में विकृत या खुले में वैगन के दरवाजों का पता लगाना और चेतावनी देना। उसके बाद से मौसम और यातायात डेटा का उपयोग करके ट्रेन की देरी का अनुमान लगाना। तो यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालगाड़ी में विकृत या खुले वैगन के दरवाजों का पता लगाना और चेतावनी देना। तो यहाँ पर दृष्टि की शुरुआत की गई है। मान लीजिए कि रेलगाड़ी जा रही है, उसमें से कुछ ऐसे भी वैगन, मान लीजिए सीमेंट रखा हुआ है, रेलगाड़ी है, विभिन्न डिब्बों में बंद ऐसे बंद रहता है डिब्बा-डिब्बा में, लेकिन मान लीजिए कि कोई झटका लगता है तेज़ी से, सबका तो मान लीजिए दरवाज़ा तो एक तरह से बंद किया जाता है, लापरवाही उतना, अगर लापरवाही से कम बंद हो दरवाज़ा, यहाँ पर रेल के डिब्बे सभी के सभी हैं, ये लापरवाही से कम डिब्बा बंद हो, मतलब कि जो दरवाज़ा है या फिर खिड़की है तो कम बंद हो, जिसके कारण सीमेंट में अगर बारिश आ रहा है तो पानी पड़ सकता है, या फिर अनाज है तभी वो खराब हो सकता है। कोई भी ऐसा चीज़ हो जो कि खिड़की खुलने से खराब हो सकता है या फिर गिर सकता है खिड़की से या फिर दरवाजे से, तो अगर खुला हुआ है, अगर बाहर कोई भी व्यक्ति है, रेल जा रहा है, कोई भी एक व्यक्ति देख लेता है उसको, डिब्बे खुले हुए को, तो वह जाकर दृष्टि नामक प्रणाली पर इसका शिकायत कर सकता है, बता सकता है कि इस ट्रेन का डिब्बा मतलब कि जो ट्रेन के डिब्बे का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो तुरंत मतलब कि जहाँ पर भी आवश्यकता होती है वहाँ पर इसको खोल के रोक के बंद कर लिया जाता है। तो इसी के लिए दृष्टि की शुरुआत की गई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है कितने जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किए जा सकते हैं? डब्ल्यूएलसी के तहत स्थापित किए जा सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास, उसका से बाघ आवास, इको सेंसिटिव जोन। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल जो यहाँ पर जो है, ये जो है इको जो महत्वपूर्ण बाघ आवास है, ये जो है 1972 के तहत स्थापित किए जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के ESCAPAD एस्केप्ड मिशन के संदर्भ में विचार कीजिए। नासा के एस्केप्ड मिशन के संदर्भ में विचार करना, और क्या विचार करना है? तो सही कथन पर विचार करना है। इसका उद्देश्य लैंडर्स के एक युग्म का उपयोग करके बृहस्पति के तीव्र विकिरण बेल्ट का पता लगाना है। लैंडर्स के एक युग्म का उपयोग करके बृहस्पति के तीव्र विकिरण बेल्ट का पता लगाना है। इसे स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाना है। यहाँ पर जो है सही कथन का चयन करना, अडॉप्शन का तरीका केवल 1, 2 और कोई नहीं, ऐसा करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो एस्केप्ड जो दे रहा है, एस्केप्ड जो है बृहस्पति की जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि जो विभिन्न थी ब्रह्मांडीय विकिरण के संदर्भ में यह जानकारी लेने वाला है। एस्केप्ड पूरे ब्रह्मांड के संदर्भ में, मतलब कि विभिन्न तारे और ग्रह होते हैं, उनके संदर्भ में एक सार्वभौमिक रूप से देखेगा, ना कि सिर्फ बृहस्पति को। इसके बाद से दे रहा है इसे स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो ये गलती है यहाँ पर। यहाँ पर एक नंबर तो गलत है ही, दूसरा नाम भी गलत हो गया। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक? कुल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है लक्षद्वीप है, वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक धारण करता है। यह अपने कुल भूभाग का लगभग 84% पर 84% लक्षद्वीप का जो 84% क्षेत्रफल है उस पर वन ही पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रूस द्वारा परीक्षण की गई बुरेवेस्टनिक मिसाइल अद्वितीय है, क्योंकि बुरेवेस्टनिक मिसाइल के संदर्भ में अद्वितीयता का क्या उदाहरण है जी? यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन नंबर ए है परमाणु वारहेड और रासायनिक ईंधन आधारित प्रणोदन का उपयोग करता है। परमाणु वारहेड का प्रयोग करता है।
उसके बाद से दे रहा है परमाणु संचालित प्रणोदन, परमाणु संचालित प्रणोदन। उसके बाद से है, यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये परमाणु संचालित प्रणोदन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के कारण यह सबसे इसका असीमित रेंज हो जाता है। कैसे परमाणु संचालित, एक तरह से बात करें तो मान लीजिए कि ये मिसाइल पहले होता था, तो इसमें कुछ प्रोपल्शन डाल दिया जाता था, मतलब कुछ ईंधन ऐसे डाल जाते थे जिसकी जिसकी सीमाएं होती थी, अर्थात जैसे ही ये ईंधन समाप्त होता था, कोई भी ईंधन पहले क्या होता था, पहले जितने भी ईंधन जलने वाले डाले जाते थे, अर्थात जलता था तो उससे जो गैस निकलता था, उससे रॉकेट या फिर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर उड़ जाता था। लेकिन जो यह ब्रूवेस्टनिक है, इसमें क्या डाला गया था, यहाँ पर एक छोटा सा नाभिकीय रिएक्टर डाल दिया गया है, जिसमें परमाणु विखंड यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का उपयोग किया गया है। इस परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ये जो है छोटा-सा ही पर, अब आप लोगों को पता ही होगा, प्लूटोनियम का छोटे से 2 टुकड़े अगर रख दिए जाएँ, अगर द 10 से 12 किलो अगर प्लूटोनियम का टुकड़ा रख दिया जाए कहीं पर और उनको अगर विखंडित कराया जाए, तब इससे इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, लगभग कहा जाता है कि ये जो है, एक अगर मान लीजिए कि 20 किलो ही 20 केजी अगर यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम का उपयोग कर दिया जाए, तो लगभग 2 गीगावाट तक बिजली बिजली उत्पन्न हो सकती है। कितना? सॉरी, 2 नहीं, 20 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न हो सकती है। कितना से? तो 10 से 15 किलो अगर प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम हो तो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 20 गीगावाट विद्युत जब एक बैलिस्टिक मिसाइल को मिलेगी तो कितना दूर तक जाएगा। इसीलिए माना जाता है कि 20 गीगावाट विद्युत से तो पूरे ब्रह्मांड पूरे पृथ्वी का चक्कर एक बार लगा सकता है। इतना इसके पास क्षमता हो जाएगी। अगर 20 किलो, 50 किलो या फिर अगर प्लूटोनियम की मात्रा बढ़ा दी जाए तो। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या दे रहा है? तटीय क्षेत्र और उसके बाद से सीआरजेड, तटीय विनियमन क्षेत्र। यहाँ पर दे रहा है नगर पालिकाओं में विकसित भूमि क्षेत्र, नगर पालिका में विकसित भूमि क्षेत्र सीआरजेड 1 के तहत। समुद्री घास के मैदान सीआरजेड 2 के तहत। निम्न ज्वार रेखा से परे समुद्र तल का क्षेत्र सीआरजेड 3 के तहत। यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पर नगर पालिकाओं में विकसित भूमि क्षेत्र, तो यह एकदम सरासर गलती हो जाएगा। सीआरजेड में सबसे पहले सीआरजेड को समझना जरूरी है। सीआरजेड कहते किसको है जी? तो सीआरजेड का जो तटीय समुद्र के तट क्षेत्र हैं, ये भी संवेदनशील होते हैं, जहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र रहती है या फिर कटाव का क्षेत्र होता है, तो इनके भी संरक्षण की बात की जाती है, तटीय क्षेत्रों के संरक्षण की बात। लेकिन संरक्षण की बात ऐसे ही तो मुँह से तो नहीं की जा सकती है, इसीलिए एक नियम बनाया गया था 2018 में, तटीय विनियमन जोन अधिनियम, जिसमें शैलेश नायक समिति की सिफारिश पर शायद शैलेश या फिर अखिलेश ऐसे ही कुछ एक विद्वान थे जिन्होंने सिफारिश की थी, उनके अनुसार यह लाया गया था सीआरजेड। यह एक नियम लाया गया जिसके तहत तट से दूरी के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बाँट गया था। तट से जितना दूर जाते जाइए सीआरजेड बदलते जाएगा। ये जो पास का क्षेत्र होता है इसको सीआरजेड 1 में रख दिया गया। मतलब कोस्टल रेगुलेटर जोन 1, यहाँ पर उच्च संवेदनशीलता होती है, जहाँ पर घर मतलब कि बड़ी बड़ी अवसंरचनाएँ निर्माण करने की अनुमति नहीं होती है, ज़्यादातर घूमने की भी अनुमति नहीं होती है। अर्थात उच्च संवेदनशीलता के क्षेत्र में रखा जाता है। दूसरा नंबर जो है सीआरजेड 3 है। इसमें क्या किया जाता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा रेगुलेशन रखा जाता है, अर्थात घूमने-फिरने की अनुमति होती है, लेकिन निर्माण की अनुमति नहीं होती है। यहाँ पर जो होता है, घूमने-फिरने भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर जो है निर्माण की अनुमति नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ी-सी निर्माण की अनुमति होती है, लेकिन छोटे-छोटे भवनों या फिर रेस्तरां कहें या फिर टुट-पुजिया का छोटे-छोटे आवास बनाने की अनुमति होती है, लेकिन बड़े अवसंरचना के निर्माण की अनुमति नहीं होती है। यहाँ पर भी होता है सीआरजेड 3, इसको बोलेंगे 3 सीआरजेड 3, यहाँ पर सीआरजेड 4 है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी और ऊँची अवसंरचना बनाने की अनुमति होती है, लेकिन बहुत बड़ी अवसंरचना बनाने की अनुमति नहीं होती है। और सीआरजेड 5 है, यहाँ पर भी थोड़ा-सा ऊँची मकान बनाने की अनुमति होती है, लेकिन उससे ज़्यादा मकान नहीं बना सकता, जैसे कि 3 से 4 तला बना सकते हैं, लेकिन 10 सा 5 साल तला से ऊपर जो बनाना हो, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। इसके बाहर के क्षेत्र में बन सकता है। तो यहाँ पर साधारण तरीके से देखिए, जितना समुद्र से दूरी बढ़ते जाता है, सीआरजेड का स्तर बढ़ते जाता है, संवेदनशीलता घटते जाती है। तो यहाँ पर जो दे रहा है सीआरजेड 1 नगर पालिकाओं में, तो यहाँ इसमें नगर पालिकाएँ आएँगी जी। ये तो संवेदनशील क्षेत्र ना है, तो इसको रक्षा करना है, तो नगर पालिका कोई भूमिका नहीं दे रही, 1 नंबर गलती है। दूसरा नंबर सीआरजेड 2 दे रहा है कि समुद्री घास के मैदान, तो बताइए हम तट का बात कर रहे हैं, तो समुद्री घास का मैदान कभी यहाँ पर आ सकता है, तो दूसरा नंबर भी गलती हो जाएगा। समुद्री घास के मैदान यहाँ पर सीआरजेड 1 में आ सकते हैं, जहाँ पर सागर की लहरें आती रहती हैं, यहाँ पर घास का मैदान है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऐसे होता तो इससे मिलान हो जाता सकता था। यहाँ पर निम्न ज्वार रेखा से पर समुद्र तल का क्षेत्र, तो यहाँ पर सीआरजेड 3 नहीं बल्कि सीआरजेड 4 में यहाँ आता है। तो यहाँ पर 4 में आता है, अर्थात तीनों के तीनों गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। कैसे सही कथन पूछा गया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संकेतक प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे किसे संकेतक प्रजाति माना जाता है? किसे संकेतक प्रजाति माना जाता है और क्या चुनना है जी? तो सही कथन का चयन करना है। एक सही कथन का चयन करना किया जाता है मेढक, लाइकेन, क्रेफिश, ड्रैगन फ्लाई। यहाँ पर जो है 1 नंबर जो दे रहा है संकेतक प्रजाति मेढक, एकदम सही है। मेढक तो संकेतक प्रजाति है ही है, काहे कि जैसे जिस क्षेत्र में बारिश होने वाला होता है या फिर बारिश होता है, थोड़ा-सा भी बारिश होता है, टर, 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 टर करने लगता है, अर्थात पता चल जाता है कि पानी आस-पास है, पानी आने वाला है। उनको वायुमंडलीय आर्द्रता के अनुसार उनको पता चल जाता है। लाइकेन भी है, लाइकेन तो आप लोगों को पता ही है, पर साफ स्वच्छ वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में रह सकते हैं, और जैसे ही प्रदूषण होता है, वे उजले होकर समाप्त हो जाते हैं। ये जो है लाइकेन समाप्त हो जाते हैं।
क्रैफिश भी है, तो ये भी साफ जल में ही रहती है, अर्थात प्राकृतिक रूप से जो आवास है उसी में रहती है। जैसे ही प्रदूषित या फिर कृत्रिम आवास दिया जाए, यह समाप्त हो जाती है। ड्रैगन फ्लाई तो आप जानते ही हैं, ड्रैगन फ्लाई मतलब कि वो जो तितली होती है, लंबी वाली तितली, लंबी पूँछ वाली, ऐसे कुछ ऐसी लंबी तितली होती है, बड़े पंख नहीं होते इसके, पतले-पतले पंख होते हैं, इसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। तो यह भी आप लोग संवेदनशील है कि नहीं, ये तो कोई भी बता सकता है। पहले जो आप लोग देखते थे श्रावण के महीना में पूरा का पूरा हर जगह ये तितली पाई जाती थी, लेकिन अब देख लीजिए, जितना जैसे-जैसे समय बीत रहा है, क्या आप लोगों को कभी दिखाई देती है ये तितली? शहर में तो और भी नहीं। जंगल और गाँव में तो यहाँ पर 1-2 दिखाई भी देती है सावन के महीने में, मतलब कि जब-जब बारिश होता है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में तो दूर-दूर तक कभी नज़र नहीं आती है, साल भर में एक भी नज़र नहीं आती है। यह भी संवेदनशील संकेतक है। तो यहाँ पर सब के सब संकेतक प्रजाति है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, जिसको टीएफएफएफ कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, यहाँ पर तेरा क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है टीएफएफ के संदर्भ में। यह डॉलर 125 बिलियन डॉलर का निवेश कोष है। टीएफएफएफ जो है 125 बिलियन डॉलर का निवेश कोष है, जो यह देशों को उनके वनों की रक्षा करने के बदले में भुगतान करता है टीएफएफएफ। उसके बाद से दे रहा है कि भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में शामिल होने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एकदम सही है, यह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि उष्णकटिबंधीय या फिर कहें सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर ये भी संवेदनशील हो चुके हैं, अर्थात जैसे देख लीजिए पश्चिमी घाट में, देख लीजिए भारत के पश्चिमी घाट में कितना तेजी से वन काटा जा रहा है, जिसके कारण यह भी संवेदनशील होते जा रहा है। इसीलिए टीएफएफ में भारत शामिल होने के लिए तैयार है, और इसके लिए 125 बिलियन डॉलर का निवेश कोष रखा गया है, ताकि जिस देश में भी वन कटाई हो रहा है, तो वो अगर मांगता कहता है कि हमको या तो इस पेड़ को काट देंगे, नहीं तो इसके बदले हमको मुआवजा दीजिए, जैसे कि इक्वेडोर ने पिछले वर्ष मांगा था, तो उस इसी निवेश कोष में से दे दिया जाएगा उस देश को फंड के तौर पर, कि वनों की कटाई मत कीजिए, रक्षा कीजिए। दूसरा नंबर दे रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में भारत शामिल होने के लिए तैयार है, तो दूसरा नंबर भी सही है। एक और दो दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोर पुटी टोरा, टोर पुटी टोरा, टोर खुदरी, टोर मुसुल्ला किसकी प्रजातियां हैं जी? टोर पुटी टोरा, टोर खुदरी, टोर मुसुल्ला किसकी प्रजातियां? यहाँ पर मीठे जल के झींगे, महसीर मछली, नदी के कछुए, मगरमच्छ। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन महासीर मछली की प्रजातियों का नाम है टोर पुटी टोरा, टोर खुदरी, टोर मुसुल्ला। यहाँ पर महासीर मछली आप लोग जानते होंगे, जिसको जिसको इसी को गुजरात का राष्ट्रीय मछली कौन सी है जी? तो गुजरात की राष्ट्रीय मछली महासीर या फिर घोल इसको कहते हैं। गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? तो घोल के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये सब काफी महंगी मिलती है, इसकी वैल्यू जो है 1000 रुपये केजी से भी अधिक मिलता है। क्यों जी? क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, और इसमें दवाई भी बनाई जाती है, और इसके तेल से जो सुगंधित पदार्थ बनाया जाता है, तो इसीलिए महासीर मछली काफी महत्वपूर्ण है, गुजरात की राष्ट्रीय। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जिसको डीआरएपी बोलते हैं, डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम डीआरएपी बोलते हैं, के संदर्भ में विचार करना है। कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, यहाँ पर तेरा यह स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम शहरी 2.0 के तहत एक लक्षित पहल है, और इसका तेरा यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है जी। इसका लक्ष्य सितंबर 2026 तक शून्य लक्ष्य डंप साइट को प्राप्त करना है। यहाँ पर जो है ऑप्शन का तरीका केवल एक ऐसे करके दिया हुआ है, एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, अर्थात एक भी सही गलती हम लोग को गलती मिल जाए, सही चुना तो एक भी गलती मिल जाए, तो हम लोग का आंसर थोड़ा सा पास में हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है। यहाँ पर दे रहा है यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत एक लक्षित है, तो एकदम सही है। डंप साइट होता क्या है जी? तो जहाँ पर भी नगर, मान लीजिए कि ये दिल्ली शहर है, तो दिल्ली शहर के जितने भी कूड़े कचरे हैं जिस स्थान पर रखा जाता है उसको डंपिंग साइट बोलते हैं। पहले जो होता था साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता था केवल शहरों का, लेकिन जो है डंप साइट पर ले जाकर ऐसे ही कचरा फेंक दिया जाता था, वो अपने से उसमें से जहरीले गैस निकलते रहते थे, और यहाँ पर डंप साइट को ध्यान में नहीं रखा जाता था। लेकिन अब जो है डंप साइट को भी निगरानी में रखा गया, और डंप साइट में अगर मान लीजिए कुछ हानिकारक पदार्थ जो फेंके जा रहे हैं, तो उसका भी प्रबंधन करने के लिए नियम लाया गया था, इसी को डीआरएपी कहते हैं। तो यहाँ पर शहरी 2.2 के तहत ही है, यह पर्यावरण एमओईएफसीसी के तहत शुरू किया गया, एकदम सही है। सॉरी, ये नहीं, एमओईएफसीसी के तहत नहीं, बल्कि शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसको किसके द्वारा जी? तो शहरी कार्य मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है, ना कि एमओईएफसीसी द्वारा। यहाँ पर तेरा इसका लक्ष्य सितंबर 2026 तक लक्ष्य शून्य डंप साइट प्राप्त करना था, एकदम सही है। 2026 तक इसने का लक्ष्य रखा था, तो जितने भी भारत में डंप साइट है इन सबको स्वच्छ कर देना, अर्थात यहाँ पर जो भी कूड़ा कचरा फेंका जाएगा तो वो अलग अलग करके फेंका जाएगा, ताकि ये एक दूसरे से मिलकर अभिक्रिया करके हानिकारक गैस उत्पन्न न करें, मीथेन उत्सर्जन न करें। यहाँ पर
1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। क्या दे रहा है? उपयुक्त पौधों की प्रजातियों में से कितनी प्रजातियां प्रजनन और फसल की पैदावार के लिए अनिवार्य रूप से परागणकर्ताओं पर निर्भर करती हैं? कितनी प्रजातियां जो है परागणकर्ताओं पर पूर्णतः निर्भर है? अर्थात एक तरह से देखें तो इसको साधारण तौर पर कहें तो ये कीट पतंग या फिर जानवर के माध्यम से ही परागित हो सकती है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पुष्प है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई पुष्प है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये परागण होना है, तो यहाँ पर भी ये मान लीजिए कि मादा पुष्प है, मादा भाग है, और यहीं पर एक पुष्प है जो कि मेल पार्ट है, वर्तिकाग्र है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में कई सारे कारक होते हैं, जैसे कि हवा से आ जाए, पानी से आ जाए, मतलब कई तरीका से हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर परागण सिर्फ कहे कि जब तक पक्षी बैठेगा नहीं, यहाँ पर दोबारा आकर बैठेगा नहीं, तब तक परागण होगा नहीं, अर्थात कीट पतंगों या फिर किसी अन्य माध्यम पर ही निर्भर करता है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि स्वतः ही परागित हो जाते हैं, जैसे अपने ही पुष्प से निकला है स्त्री केसर और दूसरे से ही निकला है नपुंसक केसर, तो यहीं का परागण इस पर गिर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो कि दूर से आते हैं तभी परागण होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए सेब, कीवी, तरबूज, गन्ना, चना। यहाँ पर जो होगा ये जो कीवी दे रहा है, तो एकदम ये कीवी भी ऐसे ही दूसरे पर निर्भर है, सेब भी निर्भर है, और यहाँ पर जो दे रहा है कि तरबूज भी निर्भर है। लेकिन गन्ना और चना जो है ये स्वपरागण हो सकते हैं। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 3 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला देश भारत, चीन, मालदीव, नेपाल। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चीन ने तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगा दिया है और विश्व का पहला लगा, इसकी सबसे ज्यादा जो तंबाकू सर्वाधिक उपयोग कहाँ हो रहा था? तो चीन में, जिसके कारण मुंह के कैंसर के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। इसी के कारण चीन ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। भारत में ऐसा हो जाए तो तख्ता ही पलट हो जाएगा। इसी भारत में लोकतंत्र है, चीन में कोई लोकतंत्र थोड़ी है ना, तो सरकार जो चाहे वैसा फैसला ला देती है और चीन के लोगों को मानना पड़ता है। भारत में तो हर छठा मुंह, हर तीसरा मुंह 33% से प्लस 40% लोग पुरुष जो है इसका चरण करते हैं। ये 40% वोटे कट जाएगा, सारा बुखार निकल जाएगा सरकार का। इसलिए सरकार ऐसा फैसला ले ही नहीं सकती है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से स्तनधारी है जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्तनधारी है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्तनधारी और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर तेरा नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी, कोंडाना चूहा, मालाबार सीवेट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियाना चमगादड़। यहाँ पर जो दे रहा है नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी एकदम सही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद से मालाबारी सिगेट भी है, लेकिन जो दे रहा है कोंडाना चूहा या क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं बल्कि लिस्ट कंसर्न है। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो सॉरी यहाँ पर क्या दे रहा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं बल्कि ये जो है एंडेंजर्ड है। यहाँ पर इंडियाना चमगादड़ जो है यह भी लिस्ट कंसर्न ही है, सॉरी नियर थ्रेटेंड है ना कि लिस्ट कंसर्न। यहाँ पर ये एक नंबर उड़ने वाली गिलहरी और मालाबारी सीमेंट, तो दो ऑप्शन सही है, 1 और 3 सही, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित यह पार्क संगाई का अंतिम शेष प्राकृतिक आवास है। संगाई जो हिरण पाए जाते हैं वहां पर प्राकृतिक आवास है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। यहाँ प्रवासी पक्षी और कई तरह के जल पक्षियों के आवास अलावा उदबिलाव, हांग डियर, जंगली बिल्ली वगैरह जैसे दूसरे जानवर भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर दे रहा उपर्युक्त परिच्छेद भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं? यहाँ पर दे रहा है केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक, अभी तो एकदम तवांग पुई। यहाँ पर कोई भी बता सकता है जी, इतना बार ये हर जगह आते रहा है क्वेश्चन में कि हर कोई बता सकता है कौन सा है। तो केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर का है, जिसे फुंडी नामक घास जो है ये तालाब के ऊपर तैरते रहते हैं, लोकटक झील के ऊपर तैरते रहते हैं, और इस पर इसी जो घास जो लोकटक झील पर जगह जगह तैरते रहते हैं उसी पर हिरण जो है कूद कूद कर जाकर खाती रहती है फुंडी घास को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार कर लेना है। यहाँ पर किस संदर्भ में पूछा जाता है? स्थानिक प्रजाति है, उसके बाद दे रहा है राज्य। यहाँ पर दे रहा है नारकोंडम हॉर्नबिल असम, पिग्मी हॉग तमिलनाडु, बोनट मका केरल। यहाँ पर जो है नारकोंडम हॉर्नबिल जो दे रहा असम में, यहाँ पर एक ये जो असम की नहीं है बल्कि यह नागालैंड में पाई जाती है। नारकोंडम हॉर्नबिल नागालैंड में पाई जाती है। असम, तो यहाँ पर 1 नंबर गलती हो जाएगा। दूसरा नंबर दे रहा है पिग्मी हॉग तमिलनाडु। अब बताइए, नाम लगा है पिग्मी और क्या तमिलनाडु में जाएगी? तो दूसरा नंबर गलती हो जाएगा। तो अंडमान और निकोबार वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर तेरा बोनट मकाक केरल, एकदम सही है, बोनट मकाक केरल में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 गलती है, केवल 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसीबी के संदर्भ में विचार करना है। सीपीसी के संदर्भ में विचार करना है। तो यहाँ पर इसकी अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं सीपीसी के,
अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं। उसके बाद यह आयोग को केंद्र और राज्यों की समग्र राजकोषीय स्थिति पर विचार करने की अपेक्षा करता है। राजकोषीय स्थिति पर विचार करने की अपेक्षा करता है। इसके बाद यह आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू और निजी क्षेत्र के बीच वेतन समानता की समीक्षा करने का निर्देश देता है। और कैसा देखना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है। सही कथन पर विचार करना है तो यहाँ पर जो है एक रंजना प्रसाद देसाई ने की थी, एकदम सही है। दूसरा नंबर दे रहा है केंद्र और राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर विचार करता है, तो दूसरा नंबर भी सही है। लेकिन तीसरा नंबर जो दे रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू और निजी क्षेत्र के बीच वेतन समानता की समीक्षा का निर्देश है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बताइए निजी क्षेत्र के भी वेतन का निर्धारण करने लगे तब तो यह तो हस्तक्षेप हो जाएगा और इससे व्यापार में बाधा उत्पन्न होगी। तो केवल 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहे अल्टर मैग्नेटिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्टर मैग्नेटिज्म और क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार कर लेना है। यहाँ पर तेरा यह शून्य शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण शून्य शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण कोई बाहरी चुंबकत्व नहीं होता है वाला चुंबकत्व का एक रूप है। उसके बाद से दे रहा है अल्टर मैग्नेटिज्म में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक और डेटा भंडारण में शामिल होने की क्षमता है। और यहाँ पर जो दे रहा है 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अल्टर मैग्नेटिज्म जो है यह शुद्ध शून्य चुंबकीय आघूर्ण वाला चुंबकत्व का एक रूप है। तो दोनों का दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है? विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल है और साथ ही काले गर्दन वाली क्रेन का आवास और प्रजनन स्थल है। यहाँ पर सबसे ऊंचा रामसर स्थल तो कहीं और जा सकता था, लेकिन अब जो जैसे ही काले गर्दन वाला क्रेन ने इसको अलग बांट दिया। सबसे ऊंचा रामसर स्थल तो टिटिका का झील हो सकता था, लेकिन यहाँ पर काले गर्दन वाला क्रेन के कारण इसको बांध दिया। कौन सा हो जाएगा जी, तो भारत के संदर्भ में देखें तो वह सोमोरुरी है। लद्दाख में का सोमोरुरी झील जहाँ पर काले गर्दन वाले क्रेन पाए जाते हैं, रामसर स्थल है और विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल में से एक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जैव विविधता आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता आंकड़ों के संदर्भ में विचार करना है। और कैसा विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार कर लेना है। जैव विविधता आंकड़ों के संदर्भ में यहाँ पर भारत एक मेगा डाइवर्स देश है। भारत एक मेगा डाइवर्स देश है जहां दुनिया की सभी दर्ज प्रजातियों में से 20% पाई जाती है। मेगा डाइवर्स 20% प्रजाति भारत में। विश्व स्तर पर पहचाने गए 34 जैव विविधता स्थलों में से हॉट स्पॉट में से 6 भारत में पाई जाती है। तो भारत में जो दे रहा है कि 6 भारत में, यहाँ पर मेगा डाइवर्स 20% कह रहा है कि 20% प्रजातियां भारत में रहती हैं। तो यह गलती है काहे से कि भारत में 7 से 8% प्रजातियां रहती हैं। ये भी आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 7 से 8% बहुत कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है बल्कि ज्यादा है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। लेकिन जैव विविधता कितना रखता है? 7 से 8%, ना कि 20%। एक नंबर गलती। दूसरा नंबर दे रहा है 34 जैव विविधता स्थल तो विश्व भर में है, लेकिन भारत में कह रहा है कि 6 तो है। तो भारत में है 6 नहीं है बल्कि 4 ही है। तो वह भारत में कितने हैं जी, तो 4 ही हैं। कौन कौन से है? तो हिमालयन, उसके बाद से कौन सा है जी, तो इंडो बर्मा क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद से सुंडालैंड, जिसको बोलते हैं सुंडालैंड जिसमें अंडमान निकोबार से लेकर इंडोनेशिया तक का क्षेत्र आता है। और एक कोई क्षेत्र है जो कि और है हॉटस्पॉट में, यहाँ पश्चिमी घाट भी है यहाँ पर। ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र भी शामिल है। तो 4 गो ही है, 6 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलती। 1 और 2 दोनों का दोनों सही गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन सीएमएस के संबंध में विचार करना है। सीएमएस के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। क्या दे रहा है जी, तो यह एक अंतर सरकारी संधि है। सीएमएस अंतर सरकारी संधि है जो कि यूएनईपी के तत्वाधान में संपन्न हुई। सीएमएस कह रहा है कि यूएनईपी के तत्वाधान में चलता है जी। और उसके बाद से दे रहा है प्रवासी गलियारों और उनकी प्रजातियों की रक्षा के लिए सीएमएस के तहत सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पहल की स्थापना की गई है। उसके बाद से दे रहा है कि भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर एकदम सही है कि संयुक्त यूएनईपी के तत्वाधान में आईयूसीएन द्वारा शुरू किया गया है। यूएनईपी के तत्वाधान में शुरू किया गया है। और यहाँ पर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की पहल की स्थापना की गई, एकदम सही है। विश्व के सर्वाधिक प्रवास मार्गों में से एक है सेंट्रल एशियन प्रवास मार्ग। आप लोग नाम सुने होंगे, आप लोग ये महसूस भी किए होंगे। जैसे ही ठंडी का दिन आना शुरू होता है, गर्मी का दिन आना शुरू होता है, ठंडी के दिन में, तो साइबेरिया से जितने भी साइबेरियन क्रेन है और भी कई सारे पक्षी हैं जो कि यहाँ से मध्य एशिया होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये इसीलिए इन प्रजातियों की रक्षा हो सके, बीच में कोई ना इनकी हत्या करे या फिर शिकार न करे, इसीलिए सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की स्थापना की गई था। एक रास्ता कहा गया कि यहाँ से पक्षी जाते हैं तो यहाँ पर मारना नहीं है। भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, गम हस्ताक्षर करता है। तीनों के तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है कितनी गतिविधियां जो है इको सेंसिटिव जोन में निषिद्ध है।
कितनी गतिविधियां जो है ESZ में निषिद्ध है, तो यहाँ पर दे रहा है पत्थर खनन। उसके बाद से दे रहा है पेड़ों की कटाई, बागवानी, रिसोर्ट्स की स्थापना। तो यहाँ पर जो है इको सेंसिटिव जोन में आप बताइए कौन कौन से की मंजूरी दी जा सकती है। क्या पत्थर के खनन की मंजूरी दी जा सकती है? एकदम सरासर नहीं। पेड़ों की कटाई की मंजूरी दी जा सकती है? जी नहीं दी जा सकती है। बागवानी की मंजूरी दी जा सकती है? जी तो एकदम सही है, पेड़ लगा दीजिए, जितना पेड़ लगाइएगा उतना मंजूरी दी जाएगी। तो पेड़ लगाने की तो मंजूरी दी जाती है, कोई भी कह देगा कि पेड़ जाइए लगा दीजिए। हमारे ही खेत में, आप ही के खेत में कोई कहे कि हम आपके खेत में पेड़ लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा, तो कोई भी कह देगा कि जाइए पेड़ लगा लीजिए। और यहाँ पर तेरा रिसोर्ट्स की स्थापना, तो आप बताइए रिसोर्ट्स और पब और डांस क्लब की स्थापना की जाएगी, तो यहाँ पर ये नहीं है, केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं किस संदर्भ में है जी, तो यहाँ पर विचार करना है ये बड़े समुद्री अकशेरुकी हैं, मतलब जीव के संदर्भ में विचार करना है। समुद्री अकशेरुकी जो वयस्कों के रूप में कोरल खाते हैं, वयस्कों के रूप में कोरल खाते हैं और अपने पाचन एंजाइमों के साथ वे कोरल ऊतकों को कोरल सूप में बदल देते हैं, जिससे प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचता है। अर्थात कोरल खाते हैं और सूप में बदल देते हैं, और जब जब उसका सिक्रीशन करते हैं तो उससे प्रवाल भित्तियों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, अर्थात खा के भी नुकसान पहुंचाए और लैट्रिन करने के बाद भी नुकसान पहुंचाए। अब यहाँ पर दे रहा है कौन सी प्रजाति है जी, यहाँ पर दे रहा है कौन सी ऐसी प्रजाति है जो कि कोरल खाती है, तो यहाँ पर दे रहा है गोल्ड फिश, टूना, कैटफिश, क्राउन ऑफ थ्रॉन्स, स्टारफिश। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टारफिश जो है। स्टारफिश के संदर्भ में आप लोग जानते होंगे कि यह एक तरह से आक्रामक रूप से है मछली है, जो कि प्रवाल को खाती है और पोटी करने के बाद भी प्रवाल को नुकसान पहुंचाती ही है। तो स्टारफिश हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चमोली जिले के सलूर डुंगरा जुड़वा गांव में बैसाखी के दौरान सदियों पुराना अनुष्ठान उत्सव मनाया जाता है। इसे 2009 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। यह त्योहार मनुष्य, प्रकृति और परमात्मा के बीच कड़ी का प्रतीक है। निम्नलिखित में से किस त्योहार का वर्णन किया गया है? यहाँ पर त्योहारों के संदर्भ में किस त्योहार के संदर्भ में कहा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी राज जात यात्रा। उसके बाद से बगवाल महोत्सव, रमाण महोत्सव, हरेला। तो यहाँ पर जो है सी नंबर हो जाएगा। रमाण महोत्सव के संदर्भ में इतनी सारी जानकारियां जो है ये रमाण महोत्सव से जुड़ी हुई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज है और स्टेटमेंट की व्याख्या से संबंधित है। तो हमने पहले भी बताया स्टेटमेंट की व्याख्या से संबंधित सबसे पहले दूसरा का ऑप्शन पढ़िए, तब पहला पढ़िए। अगर कोई भी गलती मिल जाता है तो तुरंत आंसर मिल ही जाएगा। अगर नहीं बनता है तो यहाँ पर बीच में लगाइए इसलिए। अगर मान लीजिए दोनों के दोनों सही है तो बीच में लगाइए इसलिए, तब दूसरा नंबर पढ़ने के बाद बीच में इसलिए लगा पहले नंबर पढ़िए। अगर सटीक बैठता है, जुबान पर बैठ जाता है, बोलने में अच्छा लगता है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर गलती है कोई भी तब तो आंसर फटाक से निकल जाएगा। जुबान पर बैठ जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तब देख लेते हैं इसके विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जी। उसके बाद से दे रहा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस दुनिया भर में हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है जी। एक जो यहाँ पर यही देख लीजिए ना, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है जी, तो 2 फरवरी को मनाया, कितना 2 फरवरी को मनाया जाता है, ना कि 22 मार्च को। एक नंबर गलती है, एक नंबर गलती होते कहिए कि सीधे मुंह उठाकर चलिए 3 नंबर, 3 नंबर ऑप्शन पर कथन एक गलती है, 2 सही है। अब बात ज्यादा दिमाग देने चलते नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कितने संरक्षित क्षेत्रों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया है? कितने संरक्षित क्षेत्रों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत परिभाषित किया गया है? यहाँ पर जो दे रहा है संरक्षण रिजर्व, बाघ अभयारण्य, अर्थात चयन करना सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं सही कथन, और ऑप्शन देखने से कोई फायदा नहीं है। कहा है जी, तो केवल एक, केवल 2, 4, सभी 5 कैसे देख लेते हैं कौन कौन से हैं जिसको 1972 के तहत परिभाषित किया गया था WLP एक्ट के तहत। यहाँ पर दे रहा है संरक्षण रिजर्व, उसके बाद से दे रहा है बाघ अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य, पवित्र उपवन। तो यहाँ पर जो है बाघ अभयारण्य 1972 के तहत है, वन्यजीव अभयारण्य भी है, उसके बाद से जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है, लेकिन संरक्षण रिजर्व और पवित्र उपवन का बात उस समय नहीं की गई थी। तो यहाँ पर 3 तो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही पुनत्सांगछू फर्स्ट जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के सहयोग से विकसित की जा रही है? पुनत्सांगछू किस देश के सहयोग से? यहाँ पर म्यांमार, भूटान, नेपाल या फिर कंबोडिया। यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? जो है किसके साथ है? तो भूटान के साथ है। यहाँ पर यह जो है स्थापित की गई है
कितना है तो 1200 मेगावाट का है। कितना का है तो 1200 मेगावाट का यह पूर्णांक सूत्र बनाया गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक विशेषता जैव विविधता हॉटस्पॉट को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है? जैव विविधता हॉटस्पॉट को दर्शाती है तो उच्च वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उसके बाद से असाधारण रूप से उच्च प्रजाति समृद्धि और स्थानिकता वाले क्षेत्र। उसके बाद तो यहाँ पर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हॉट स्पॉट कहते हैं कि एक तरह से देखिए तो हॉट हॉट मतलब गर्म और ये स्पॉट मतलब स्थान है, गर्म स्थान। अब यहाँ पर मत देखिएगा जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर हॉट स्पॉट, वैसा क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता उच्च होती है। जैव विविधता बात ही कर रहा हॉट स्पॉट, गर्म स्थान किसके लिए? जैव विविधता के लिए। अर्थात जहाँ पर गर्म स्थान होगा वहाँ पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। तो इसका विवरण क्या है? जहाँ पर ज्यादा आबादी पाई जाती होगी। यहाँ पर दे रहा उच्च प्रजाति समृद्धि और स्थानिकता, जहाँ पर अधिकांश जीव स्थानीय हो। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक समाचार रिपोर्ट में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक पालतू पशु की क्लोनिंग पर प्रकाश डाला गया है, जिसे मूल रूप से डॉली द भेड़ बनाने के लिए विकसित किया गया है। डॉली द भेड़ बनाने के लिए विकसित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है क्लोनिंग में प्रयुक्त वैज्ञानिक प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है जी? यहाँ पर जो है यहाँ पर एक दैहिक कोशिका के केंद्रक को एक अंड कोशिका में स्थानांतरित करना, जिसका केंद्रक हटा दिया गया। तो एकदम सही है। डॉली द भेड़ का क्लोनिंग के पद्धति में यही होता ही है कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि ऋतिक रोशन ही ले लीजिए। ऋतिक रोशन सुंदर है तो कोई महिला बोली कि हमको ऋतिक रोशन जैसा बेटा चाहिए, तो क्या किया जाएगा? ऋतिक रोशन का एक कोशिका निकाल लिया जाएगा, यहाँ से यहाँ पर कोशिका के केंद्रक को निकाल लिया जाएगा। इस कोशिका के केंद्रक को निकाल लिया जाएगा। इस महिला के जो अंडक है वो अंडे में से केंद्रक निकाल कर हटा दिया जाएगा और यहाँ पर ये डाल दिया जाएगा। और ये जो अंडाणु को जो महिला के गर्भ में निषेचित करके डाल स्थापित कर दिया जाए, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो किसके समान होगा? तो सेम टू सेम ऋतिक रोशन के समान होगा। यही प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में एक कृंतक जनित वायरल रोग का दुर्लभ मामला सामने आया, जब दिल्ली चिड़ियाघर में शंकर नामक एक अफ्रीकी हाथी की मृत्यु हो गई। कृंतक से फैलता है यह वायरस, जो दुनिया भर में सुअरों और चिड़ियाघर के जानवरों को संक्रमित करने के लिए जाना जाता है। कृंतक मल मूत्र से दूषित भोजन, कृंतक मतलब उतरने वाले, जैसे चूहे और रूखी जिसको बोलते हैं वो हो सकती है, या फिर कोई भी अन्य जीव जो उतरता है। मल मूत्र से दूषित भोजन या जल के माध्यम से फैलता है। इस तीव्र रोग के लिए वर्तमान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है, जिसके अक्सर अचानक मृत्यु से पहले कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। निम्नलिखित में से कौन से रोग के बारे में विवरण दिया गया है? तो कौन सा रोग का विवरण है जी? तो यहाँ पर जो है ये है, यहाँ पर एन्सेफेलोमाइकोसाइटिस वायरस संक्रमण, जिसको EMC भी कहते हैं। यही प्रमुख कारण है जो कि कृंतकों से फैलता है और विभिन्न पक्षी से लेकर विभिन्न प्रकार के जंतुओं को मार सकता है। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में चीतों का घर घोषित किया गया। नौरादेही को चीतों का घर घोषित किया गया है। तो यहाँ पर कहाँ पर है जी नौरादेही? यहाँ पर दे रहा महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहाँ पर नौरादेही जो है कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में है नौरादेही, जहाँ पर चीतों को बनाए रखे जाने की बात की जा रही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर फिश, ड्रैगन फ्लाई और सिकाडा जीव हैं। सिल्वर फिश, ड्रैगन फ्लाई और सिकाडा हैं। यहाँ पर आप देखिए ड्रैगन फ्लाई का नाम आते ही क्या बता सकते हैं जी? तो ड्रैगन फ्लाई कुछ ही समय पहले बताए थे। क्या है जी? तो एक कीट है जो उड़ता है बरसात के दिनों में। तितलिया भी कहाँ है? कीट है। तो इसी तितली का ही एक अगले एक पीढ़ी है जिसका नाम, जिसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, वो भी कीट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी करता है? बताइए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है जी? तो UNFCCC, जर्मन वाच, IUCN, WHO। तो थोड़ा सा भी दिमाग लीजिएगा तो जर्मन वाच जारी करता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक।